एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे विश्वसनीय शो ऐलान-ए-जंग। इस शो में हम देश की वो तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों से आपको रूबरू कराते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। चुनावी घमासान के बीच आज ऐलान-ए-जंग शो में आपको क्या कुछ दिखाएंगे, एक एक कर जानकारी आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस की कुर्बानी इंडिया बचाने की, क्या यही है कहानी? पूरी रिपोर्ट आगे आपका इंतजार कर रही है। अगली बड़ी खबर, नीतीश का दाव, क्या समय से पहले हो जाएंगे बिहार में विधानसभा चुनाव? खबर जो आपको दिखाएंगे आगे, वादा निभाने का संदेश, स्मृति का गृह प्रवेश और साथ ही पूर्वांचल में बहेगी दूध की गंगा, इस पर भी रिपोर्ट आपके सामने होगी। और उत्तर प्रदेश में स्वामी का नया दल, किसे मिलेगा बल, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक एक कर खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले बात हम करने वाले हैं कांग्रेस की कुर्बानी की। बिहार और बंगाल के झटकों के बाद कांग्रेस ने गठबंधन बचाने के लिए कुर्बानी देना शुरू कर दिया है। वो बड़ा दिल दिखाना शुरू कर दिया है जिसके लिए कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा था। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने कल सरेंडर करते हुए उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और उसी यूपी में जहां से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता सांसद रहे, उस यूपी में कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अब तो खबर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में भी कांग्रेस ने गठबंधन बचाने के लिए समझौते पर साइन करना शुरू कर दिया है। तो आज की कांग्रेस की कुर्बानी वाली कवर स्टोरी से शुरुआत करते हैं। क्या कांग्रेस इंडिया बचाने के लिए कुर्बानी दे रही है? क्या मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त हर गली मोहल्ले में चर्चा का मुख्य मुद्दा है। एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी खड़े। तो विपक्ष का गठबंधन इंडिया भी देर से ही सही लेकिन पटरी पर लौटता नजर आ रहा है और इसने पूरे चुनावी माहौल को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। आज एबीपी न्यूज के पॉलिटिकल शो ऐलान-ए-जंग में आप 1-2 नहीं 225 सीटों पर इंडिया की सीट शेयरिंग का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर कब कहां सीट शेयरिंग को अंतिम मोहर लग सकती है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। लोकसभा की सिर्फ 7 सीट है लेकिन इसका राजनीतिक महत्व 7 से कहीं ज्यादा है। यहाँ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने मोदी की चुनौती है। 14 हो या 19, बीजेपी के उम्मीदवार जीतकर हीरो बने और विपक्ष 0 पर रहा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। फॉर्मूला के तहत आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक की सीट आ सकती है। कांग्रेस और आपको उम्मीद है कि ये विपक्ष का एक ऐसा गठजोड़ होगा जिसके सामने बीजेपी की एक नहीं चलेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाएंगे तो दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? विपक्षी गठबंधन इस बात की उम्मीद जता रहा है लेकिन इस पर भरोसा करना मुश्किल है। अगर आप 2019 लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीटों पर तो यह आंकड़ा 60% तक पहुंच गया। दिल्ली में दोस्ती का असर हरियाणा और गुजरात में भी दिखना शुरू हो गया। पंजाब में भले ही दोनों पार्टियों में बात ना बनी हो, बाकी राज्यों में दोनों दल साथ नजर आ सकते हैं। दिल्ली में 3 सीटें लड़ने पर भले ही गठबंधन में कांग्रेस छोटा भाई दिखाई दे रही हो, लेकिन हरियाणा में 10 में से 9 सीटें कांग्रेस के लड़ने की खबर है। वहीं गठबंधन के समझौते के तहत गुजरात की भरूच सीट भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे सकती है, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी का लंबे समय से दावा रहा है। देश की राजधानी के बाद बात उस राज्य की जिसको जीतकर दिल्ली सल्तनत में एंट्री मिलती है, बात उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट आती है और ये ही पहला प्रदेश है जहां इंडिया गठबंधन अपने आपसी क्लेश को खत्म कर आगे बढ़ पाया। कांग्रेस ने ज्यादा सीटों का हट छोड़ा और समझौता सबके सामने है। फॉर्मूले के तहत यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के बाकी साथियों के उम्मीदवार उतरेंगे। सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस और एसपी के राज्य स्तर के नेताओं की मुस्कुराती तस्वीरें आपने देख ही ली। अब दोनों ही पार्टियों को इंतजार है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एक साथ आने का, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। खबर है 25 फरवरी को यूपी के आगरा में राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में क्या सपा शामिल होगी, क्योंकि आपका गठबंधन हो चुका है? आने वाले समय में क्या कार्यक्रम होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के भी एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को अच्छी टक्कर देकर उनकी शिकस्त करेंगे। पहले भी यूपी के लड़के स्लोगन के साथ 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं राहुल और अखिलेश। नतीजा बदलने का दोनों को अब भरोसा है, लेकिन सामने चैलेंज मोदी की भगवा सेना का है, जो 80 में 80 का लक्ष्य लेकर घर घर जा रही है। चुनावी नतीजे जो भी हों, इस गठबंधन के बाद नाराज भी अखिलेश के साथ खड़े नजर आने लगे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर सीटों की चर्चा होगी तो उस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अखिलेश यादव जी साथ बैठ के ही बात करेंगे, और उसमें पहले की बात ही हमेशा से ही उन्हीं के पास ही अधिकार होंगे, और वो हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी और हमारा काम क्या होगा इसको डिसाइड करेंगे। हम पहले भी साथ में थे, आज भी हम साथ में हैं और गठबंधन में हैं, और वो हमारा नेतृत्व कर चुके हैं 2022 में। तो जैसा भी जो भी काम हमारे लिए वो समझेंगे, ये सारे अधिकार उनके पास हैं। यूपी में स्थितियां सुधर रही हैं, तो नंबर के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में भी इंडिया एकता के रास्ते पर दिख रहा है। उद्धव की सेना हो या कांग्रेस, सब एक सुर में कहने लगे हैं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 48 सीटें हैं, जहां जिसकी ताकत है, जहां जिस सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फॉर्मूला है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की चर्चाएं सीट शेयरिंग की लगभग अंतिम चरण में है, लगभग तय है। महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रकाश आंबेडकर जी की बहुजित वंचित आघाड़ी वो भी हमसे जुड़ गई है, तो भाजपा को एक तरह का डर सता रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है। हाल ही में उलट पुलट से चर्चा में आए बिहार में इंडिया की राह के कांटे खत्म हो रहे हैं। बिहार में राहुल की यात्रा में जिस तरह तेजस्वी ड्राइवर सीट पर सवार हुए, उसने स्थितियों को काफी हद तक साफ कर दिया। लालू और गांधी परिवार के मधुर रिश्ते भी बिहार में इंडिया के लिए चीजें आसान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में 3 मार्च को महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा। इस रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। खबर है कि उससे पहले बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा। दक्षिण के बड़े राज्य तमिलनाडु से इंडिया को काफी उम्मीद है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके एक साथ हैं और इस राज्य में कमजोर विपक्ष की वजह से इंडिया काफी मजबूत है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, जिसमें से 2019 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस और डीएमके का अलायंस 38 सीट जीतने में कामयाब हुआ था। अब इस बार कांग्रेस और डीएमके दोनों के लिए ही उस परफॉर्मेंस को रिपीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खबर है कि अगले हफ्ते तक तमिलनाडु में कौन कहां किस सीट से लड़ेगा, इसका खुलासा हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि गुजरात में जो गठबंधन है उसका पेच फंस सकता है। आम आदमी पार्टी गुजरात में 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस ने 2 सीट आपको देने का सिग्नल दे दिया है, और ये कौन सी 2 सीट है? एक तो भरूच है और दूसरी भावनगर है। भरूच वही सीट जहां से आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि अब अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस के भीतर विवाद की खबर है। भरूच में दरअसल अहमद पटेल के परिवार ने आम आदमी पार्टी की मदद नहीं करने का ऐलान कर दिया। भरूच की सीट अहमद पटेल की सीट रही है। ऐसे में अहमद पटेल के परिवार की तरफ से, खासतौर से उनकी बेटी मुमताज पटेल की तरफ से इस सीट पर दावेदारी पेश की जा रही थी कांग्रेस के भीतर से। लेकिन अब जैसे कि खबरें आई कि कांग्रेस ने ये सीट आम आदमी पार्टी को देने का मन बना लिया है। कांग्रेस के भीतर से खबर ये कि
अहमद पटेल का परिवार यह ऐलान कर रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की फिर मदद नहीं करेगा। ऐसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गठबंधन को लेकर ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। दिल्ली की मंत्री आतिशी कह रही हैं, पार्टी के नेताओं को मैसेज आ रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो अरविंद केजरीवाल के पास ईडी और सीबीआई का नोटिस आएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3-4 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मैसेज आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। आम आदमी पार्टी को यह धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे, तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि असम में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता होगा। इसका ऐलान कल ही हो जाएगा। आम आदमी पार्टी पहले ही असम में 3 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है। खबर है डिब्रूगढ़, तेजपुर से आप उम्मीदवार हटा सकती है और सिर्फ 1 सीट पर असम में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो असम में भी बात बन गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। 1 सीट कांग्रेस की तरफ से असम में आम आदमी पार्टी को दी गई है, जिस पर सहमति बन गई है। बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज 10वां दिन है किसान आंदोलन का। आज किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद से खनौरी बॉर्डर पर शांति तो है, हालांकि तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल वहीं मौजूद थे बॉर्डर पर। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता बिलाल की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पिछले 10 दिनों से यहाँ खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कल जिस तरीके की झड़प देखने को मिली थी, उसके बाद क्या तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जैसा कि किसान प्रदर्शन कर रहे किसानों का दावा है कि कल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जहाँ पर उन्होंने कंक्रीट के बैरियर लगाए हुए थे, उससे कई 100 मीटर जो है वो आगे बढ़कर जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जो ट्रैक्टर और ट्रॉलियां खड़ी हुई थी, जो गाड़ियां खड़ी हुई थी जिसमें किसान जो है वो पिछले 10 दिनों से रह रहे थे, उन पर जो है वो तोड़फोड़ हुई है। ये गाड़ी जो है वो देखिए आप, इसका पूरा जो आगे का शीशा है, इसके अलावा जो पहिए हैं उसको जो है वो पंचर कर दिया गया है। पूरी तरीके से टायर जो है वो टूटा हुआ है। इसके अलावा अगर हम आगे की भी अगर हम आपको कुछ जो है तस्वीरें दिखाएं तो आगे तकरीबन 100 मीटर तक जो भी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रखी हुई हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, उन सबको जो है वो इसी तरीके से तोड़-फोड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए जैसे एक ट्रैक्टर यहाँ पर है, इसके पहिए जो हैं वो पहिए पर किल लगा करके जो है वो इसको पूरी तरीके से पंचर कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। आगे की तरफ से जो शीशे हैं इस ट्रैक्टर पे, उस ट्रैक्टर के शीशे जो है वो यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। तो पूरी यहाँ पर तबाही और बर्बादी की तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसे ही जितने भी ट्रैक्टर आपको यहाँ पर 100 मीटर के एरिया में आपको दिखाई देंगे, ये सारे के सारे ट्रैक्टर जो है वो इसी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जो है वो इनके जो टायर हैं, हर टायर पर जो है वो कीलें डाल करके यहाँ पर पंचर कर दिया है। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे जो तार हैं या इंडिकेटर हैं, उन सबको भी जो है वो इन पर लाठी मार करके जो है वो इनको ख़त्म कर दिया गया है। और इसके अलावा जो तेल जहाँ पर डीजल जहाँ पर स्टोर होता है, उस डीजल के तार को जो है वो भी काट दिया गया है। जैसे देखिए ये एक ट्रैक्टर का ये तार है, ये डीजल का वायर है और इस पर जो है वो यहाँ से पूरे डीजल को जो है वो खाली कर दिया गया है। यानी कि अब इसमें और इसी तरीके से जो तस्वीरें हैं वो और भी आगे हैं। जो पानी की टंकी या टैंकर थे, उनके भी ट्रैक्टर में जो है वो आगे जो है वो इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। और किसानों का यही कहना है कि कल जब आंसू गैस के गोले से कार्रवाई शुरू हुई थी, तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस वो और आगे की तरफ आ गए और जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था पिछले 10 दिनों से, वहाँ पर जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हुई थी, उनमें उनको जो है वो इसी तरीके से तहस नहस किया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन। उन्होंने इशारों ही इशारों में जयंत चौधरी को दोबारा इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया है। फखरुल हसन कह रहे हैं जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल तो हो गए, लेकिन लगता है बात बन नहीं रही। साथ ही किसानों का मुद्दा आरएलडी के लिए गले का फंदा बन गया है।
अब अगर सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला थोड़ी कहेंगे। तो वक्त आने पर समाजवादी पार्टी बता देगी आपको, वरना तो ये कह रहे हैं फखरुल हसन। क्या बिहार में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं? इसकी चर्चा शुरू हो गई है और वजह भी है, देखिए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव 3 दिन से बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं। इसके बाद 3 मार्च को पटना में रैली करने वाले हैं। इस बीच तेजस्वी ने ये कहकर सियासी माहौल गरमा दिया कि नीतीश विधानसभा भंग करने पर विचार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना इनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। तेजस्वी के इस दावे में सच्चाई कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी विधवा विलाप कर रहे हैं। सरकार में थे तो उनको जनता नहीं दिखाई पड़ती थी, उनको विकास का काम नहीं दिखाई पड़ता था, उनको सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ता था कि झोली कैसे भरना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो भी विभाग दबा के बैठे थे, जहां भी लूट हुई है उसकी जांच होगी, इसलिए ये बेचैन होकर के घूम रहे हैं, अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं। पिछले महीने ही आरजेडी के साथ रिश्ता तोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के पास लौटे थे। चर्चा तभी से हो रही है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है। अब इस चर्चा के पीछे की वजह जानिए। सरकार बनने को महीना भर होने को है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। अभी सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा बहुत संतोषजनक नहीं है। जेडीयू के कुछ विधायक अब भी बागी तेवर इख्तियार किए हुए हैं। जेडीयू बीजेपी के कई विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल तो रोज बयानबाजी कर रहे हैं। आज तो उन्होंने खुलेआम भागलपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। टिकटवा मेरे पॉकेटे में है। बीजेपी कह रही है कि शहनवाज हुसैन को आगे लाएंगे। कोई नहीं, आज शहनवाज बहुत जिता दिए उसको। अब नहीं, अब हम लड़ेंगे। हम काम करने वाले आदमी हैं, दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है गोपाल मंडल के अलावा, हम ही जीतेंगे। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी अगर अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाती है तो फिर चुनाव में जीत के बाद सरकार के बहुमत के आंकड़े पर असर पड़ेगा। यही वजह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव की लहर में ही सरकार विधानसभा का चुनाव करा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर थे। पीएम मोदी अहमदाबाद, मेहसाणा, नवसारी कहरा शुरू किया। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत हुए, शामिल हुए। किसानों के आंदोलन के बीच मोदी ने गुजरात के किसानों को तोहफा भी दिया। आज अहमदाबाद में पीएम ने अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। यहां उन्होंने अमूल डेयरी की ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1 बजे अपने गृह जिले मेहसाणा पहुंचे और यहां के वालीनाथ महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल हुए। करीब 5 लाख लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वालीनाथ को गुजरात का सोमनाथ के बाद दूसरा सबसे बड़ा शिवधाम माना जाता है। पीएम मोदी ने यहां 1 महीने पहले हुए राम मंदिर के उद्घाटन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और विकास योजनाओं की गुजरात को सौगात दी। इसके बाद आखिरी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का नवसारी में रहा। यहां मित्रा पार्क का भूमि पूजन किया, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई दूसरी जगह अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण भी किया। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। कल पीएम मोदी का दिन भर वाराणसी में रहने का ही कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 14,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने वाले हैं। मोदी का ये जो दौरा है वो इस मायने में भी अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री का ये अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आखिरी दौरा माना जा रहा है। और चुनाव के ऐलान से पहले के इस आखिरी दौरे में मोदी पूर्वांचल में दूध की गंगा बहाने वाले हैं। और ये कैसे होगा, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी में इस बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। अमूल के इस सबसे बड़े प्लांट के जरिए पूर्वांचल में दूध की गंगा बहाने का इरादा है। बनास डेयरी इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करीब 30 एकड़ में हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी इससे वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर जिले के लोगों को फायदा होगा। बाद में इसका दायरा बढ़ेगा। कृषि आधारित और ग्रामीण आधारित जो दूध है या एग्रीकल्चर क्रॉप है, इन सभी में काम कोऑपरेटिव के माध्यम से करेंगे। आने वाले दिनों में धीरे धीरे और भी एग्रीकल्चर क्रॉप को भी इन्वॉल्व इनमें करेंगे। काशी से बहने वाली दूध की धारा पूर्वांचल के 1000 से ज्यादा गाँव में बहेगी। करीब 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पूर्वांचल के किसानों और गोपालकों की आय दोगुनी होगी। इस प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर 2021 को किया था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 14,316 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल पीएम संत रविदास मंदिर जाएंगे, जहां पर वो संत रविदास के दर्शन करेंगे और लंगर चखेंगे। यहाँ संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही मंदिर के आसपास 100 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मूर्ति और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास जो उसी मंदिर के आसपास होना है, वो 100 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इलेक्शन से पहले का उनका लगभग अंतिम दौरा है, इसीलिए जो प्रशासन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी भी तैयारी है, उन सब का लोकार्पण शिलान्यास उनके कर कमलों से कराया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को दी जा रही है आखिरी सौगात। यहाँ प्रधानमंत्री रैली को भी संबोधित करेंगे। लगभग 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास है या तो लोकार्पण करेंगे। दूसरे भी जिलों से लोगों के मोबाइल के द्वारा सूचनाएं आ रही हैं कि हम लोग भारी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री 2 बार से वाराणसी से ही सांसद हैं और माना जा रहा है कि तीसरी बार भी मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी क्यों बनाई और यूपी की राजनीति में उनकी मंजिल आखिर है क्या? ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाकायदा समर्थकों का सम्मेलन हुआ और फिर यहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को इस पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया गया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की स्थापना वैसे तो साल 2013 में हुई, लेकिन पार्टी की कोई पहचान नहीं बन पाई। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से इस पार्टी की चर्चा हो रही है। आज अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव आसन है। आप सभी लोगों ने आज एक नई जिम्मेदारी दी, चुनाव सिर पर है, इससे जिम्मेदारी भी बड़ी है। हमारी कोशिश होगी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये हम सबका संकल्प है। स्वामी की इस पार्टी में झंडे के 3 रंग हैं, ऊपर नीला, बीच में लाल और नीचे हरा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सियासी करियर की शुरुआत जनता दल से की थी। उसके बाद उन्होंने बसपा का हाथ थामा। बसपा में उनका पद और कद उत्तर प्रदेश में दोनों लगातार बढ़ता रहा, लेकिन एक अच्छे मौसम वैज्ञानिक के हिसाब से उन्होंने हवा का रुख समझा और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए, जहां पर कई महीनों तक, वर्षों तक कैबिनेट मंत्री भी रहे। हालांकि 2022 में नाराजगी के साथ वो पार्टी छोड़कर चले गए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव में लड़े तो, लेकिन चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की मंशा राज्यसभा जाने की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं भेजा तो नाराज होकर पहले पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर अपना रास्ता बदल लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य कोयरी जाति से आते हैं, जिसका प्रभाव यूपी के दर्जन भर जिलों में है। यूपी में करीब 5 से 7% कोयरी वोटर हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का आज आगाज हो रहा है, इसका भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य हम लोगों के लिए जो रास्ते बंद थे राजनीति में आगे बढ़ने का, सभी की हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी हम सभी को। आने वाले समय में बसपा और सपा उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देगी, उसका विकल्प ये पार्टी है। अब हम लोग पीडीए को मजबूत करेंगे और शोषितों, वंचितों, दलित, पिछड़ों, इसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दर्शकों को बता दें, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी एक ही सामाजिक ग्रुप की जातियां हैं। ये जाति समूह पूर्वांचल में मौर्य के नाम से, बुंदेलखंड में कुशवाहा, ब्रज में शाक्य और पश्चिम में सैनी के नाम से पहचाना जाता है।
असल में यूपी की राजनीति में जो भी नेता अपनी जाति और जमात में थोड़ा बहुत प्रभाव रखते हैं, वो अपनी पार्टी बनाकर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक इस पॉलिटिक्स में पीछे थे, जबकि राजभर जाति की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी है। कुर्मी वोट की राजनीति करने वाली अनुप्रिया पटेल की पार्टी का नाम अपना दल है। मल्लाह वोटरों की राजनीति करने वाले संजय निषाद की पार्टी का नाम निषाद पार्टी है। जाट वोटरों की राजनीति करने वाले जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी है। अब स्वामी प्रसाद भी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जरिए अपनी बार्गेन पावर बढ़ा सकते हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है, देखना दिलचस्प होगा स्वामी जी के दरवाजे पर कौन सा बड़ा दल दस्तक देता है, कोई देता भी है या नहीं। स्वाभाविक इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की हमारी पूरी कोशिश। अब ये हम लोग इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करके तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में गृह प्रवेश किया। अमेठी से पहली बार जब स्मृति चुनाव लड़ने पहुंची थी, तब उन्होंने घर बनाने का वादा किया था और आज अमेठी से किया वादा पूरा कर दिया स्मृति ईरानी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सिर पर कलश लेकर पूजा के लिए जा रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमेठी की हैं, जहां हवन पूजन के साथ स्मृति ईरानी ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। उज्जैन से आए पुरोहितों ने गृह प्रवेश की पूजा कराई। पति जुबिन ईरानी के साथ स्मृति ने पूजा पाठ की परंपरा निभाई। इस मौके पर स्थानीय अफसर सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ही मेदन मवाई गाँव पड़ता है, जहाँ 11 बिस्वा जमीन पर स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार हुआ। ये साल 2021 की तस्वीर है। तब स्मृति को अमेठी का सांसद बने 2 साल हुए थे। 2021 में उन्होंने जमीन खरीदी। ये जमीन की रजिस्ट्री के दिन की तस्वीर है। असल में स्मृति ईरानी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ये वादा किया था कि जीतने के बाद वो यहीं की होकर रह जाएंगी। हालांकि उस चुनाव में स्मृति ईरानी हार गई, लेकिन अमेठी से रिश्ता लगातार बनाए रखा। नतीजा हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार से उन्होंने ये महत्वपूर्ण सीट छीन ली। अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले स्मृति ने घर बनाकर अमेठी से अपना वादा पूरा किया है। अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता साल 1980 में जुड़ा था। तब पहली बार संजय गांधी इस सीट से सांसद बने थे। उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अमेठी में परिवार की विरासत को संभाला। लेकिन 2014 के चुनाव में राहुल गांधी और स्मृति का मुकाबला हुआ, तब राहुल गांधी जीत गए। फिर 2019 में चुनाव हुआ तो राहुल गांधी को अमेठी में स्मृति ईरानी ने हराकर बीजेपी का झंडा लहरा दिया। इस बार गठबंधन में अमेठी सीट कांग्रेस के खाते में गई है। हालांकि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और, ये अभी साफ नहीं। लेकिन बीजेपी से स्मृति ईरानी फिर से मैदान में उतरेंगी, ये तय है। फिलहाल गृह प्रवेश करके स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना बना लिया है। चुनाव में क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। 2019 में स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे। राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले। 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी। उस चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से भी मैदान में थे। अमेठी भले ही राहुल हार गए, लेकिन वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंच गए थे।